तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज भूगोल के दूसरे चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हो गया है, पहला चैप्टर आपके 2 पार्ट में हुए थे, 2 पार्ट में हुए थे। संसाधन के जो पहला चैप्टर था संसाधन विकास और उपयोग, ये 2 भागों में हुए थे आपके। पार्ट 1 और 2 दोनों ही अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर का नाम है भूमि और मृदा संसाधन। दूसरा चैप्टर का नाम है भूमि और मृदा संसाधन। अगर आप एनसीईआरटी से देखेंगे तो ये भी पहला चैप्टर का ही हिस्सा है। एनसीईआरटी में ये पहला चैप्टर का ही हिस्सा है, जबकि भारतीय भवन में इसे दूसरे चैप्टर कर दिए गए हैं, या अन्य बुक में इसे दूसरे चैप्टर के रूप में क्या कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं, है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये भी पहले चैप्टर का ही हिस्सा है। क्लियर हो गया आप लोग का? तो हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे पहले भूमि मृदा संसाधन। भूमि और मृदा संसाधन ये है। तो हम लोग समझते हैं पहले भूमि होते क्या है, फिर मृदा होते क्या है, ये समझेंगे। तो क्या है जी, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं या पृथ्वी में रहते हैं? कहाँ रहते हैं हम लोग? कहाँ रहते हैं हम लोग? पृथ्वी पर रहते हैं या पृथ्वी में रहते हैं? तो जो थोड़े से समझ होंगे और भूगोल पहले भी पढ़ चुके होंगे, उन्हें पता होंगे कि सर हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी में नहीं रहते हैं। मैं कहने का अर्थ क्या हो गया बच्चे? ठीक ना। अगर मैं ये बोलूं कि मैं पृथ्वी में रहता हूं, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर रहता हूं, तो ऐसा तो नहीं है। हम लोग पृथ्वी के ये जो ऊपरी परत है ना, इस पे रहते हैं हम लोग। ये जो ऊपरी परत है ना, इस पे रहते हैं। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा, हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। चलो क्लियर हो गए। आप देखो, जब हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो यहाँ कई चीजें होती है। यहाँ कई चीजें, तो हम लोग क्या है, पृथ्वी पर रहते हैं। तो क्लियर होगा, पृथ्वी पर रहते हो। तो कहने का मतलब इस वाली जो परिधि है ये पृथ्वी के, इस पे हम लोग रहते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अब देखो, जो ये पृथ्वी है ना, इसकी सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी के ये जो ऊपरी परत है ना, मैं दूसरे मार्कर से इसे करता हूं। ये जो पृथ्वी की ऊपरी परत है ना बच्चे, ये जो ऊपरी परत है, जहां पे आपके क्या है, पृथ्वी की ऊपरी परत है, जहां पे आपके पेड़ पौधे हैं, जहां पे क्या है, आपके पेड़ पौधे हैं, जहां पे आपके क्या है, पहाड़ है ना, जहां पे आपके क्या है, पहाड़ है, कहीं नदी तालाब है ना, रोड है, सड़क है, भवन है, घर है। ये जो मंडल है ना, ये मंडल होती है आपकी स्थल मंडल या जैव मंडल होती है ना बच्चे। इसकी जो ऊपरी परत होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। इसी के जो ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। और इसी भूमि को हम लोग संज्ञा देते हैं मिट्टी का। इसी भूमि को हम लोग संज्ञा देते हैं क्या चीज का, मिट्टी का। तो ये जो पहला जो कॉन्सेप्ट था मिट्टी, ये क्लियर हो गया। मिट्टी क्या है या भूमि क्या है? भूमि या मिट्टी क्या है? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है, जहां पे पेड़ पौधे हैं, जहां पे क्या है, पेड़ पौधे हैं, जहां पे नदी तालाब है, जहां पे आपके पर्वत पहाड़ हैं, वो क्या है, आपके भूमि है। वो क्या है, आपके भूमि है। और वही आपके क्या है बच्चे, मिट्टी भी है। क्लियर हो गए। तो क्या है, पृथ्वी के ऊपरी परत। और ये जो मिट्टी की जो परत होती है, ये पतली परत होती है। ये जो मिट्टी का जो परत है ना, ये ज्यादा मोटे नहीं है, लेकिन पतले है। अपेक्षाकृत पृथ्वी को अगर हम लोग देख के बात करें, तो ये मिट्टी का, ये भूमि का जो परत है ना, ये पतले होते हैं। तो पहला क्लियर तो हो गया आपके कॉन्सेप्ट कि भूमि किसे कहेंगे, ठीक ना, या मिट्टी किसे कहेंगे। क्लियर हो गया आपके, भूमि किसे कहेंगे। तो भूमि क्या हो गया बच्चे, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, जहां पे पेड़ पौधे हैं, जहां पे आपके नदी तालाब हैं, जहां पे जीव जंतु निवास करते हैं, उसे हम लोग भूमि कहते हैं, है ना। क्लियर हो गए। तो पहला तो हेडिंग बनाइए आप भूमि। पहला तो हेडिंग बनाइए आप लोग का क्या होगा, भूमि। हेडिंग होना चाहिए आप लोग का भूमि। और भूमि में लिखिएगा आप लोग, ठीक है, भूमि में लिखिएगा पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत, जहां पृथ्वी की ऊपरी परत, जहां पेड़ पौधे, नदी तालाब,
पर्वत पहाड़ एवं जीव जंतु निवास करते हैं। जीव जंतु निवास करते हैं, उसे भूमि कहते हैं। उसे भूमि कहते हैं। उसे भूमि कहते हैं। उसे भूमि कहते हैं। हो गए, उसे भूमि हम लोग कहते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बतलाइए कि भूमि का उपयोग क्या है, आपसे ये पूछा जाए कि बताइए भूमि का उपयोग क्या है, तो क्या आप 5 उपयोग लिख सकते हैं? किस किस चीज में? रहने के लिए आप लोग भूमि पर निर्भर हैं। आप लोग के रहना इट मींस आवास के लिए भूमि पे आप निर्भर हैं। आप खाने के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए भूमि पर निर्भर है। भोजन के लिए आप भूमि पर निर्भर हैं। आप जितने भी गतिविधियां करते हैं वो सारे भूमि पे ही करते हैं। व्यापार हो, ठीक ना, या घर बनाना हो, है ना, सड़क बनाना हो, पुल निर्माण करना हो, ठीक है ना, सारे भूमि पे ही करते हैं। ये सारे भूमि का क्या होते हैं? उपयोग होते हैं। तो भूमि का उपयोग आप खुद से भी लिख सकते हैं 5 पॉइंट, इसलिए मैं भूमि के उपयोग को छोड़ रहा हूँ, है ना। इसे खुद से लिखना है कि भूमि के क्या क्या उपयोग होते हैं, है ना। कृषि के लिए वही आप खाद्य सामग्री, कृषि, ये सब आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ये आपके हो गए भूमि के उपयोग। अब हम लोग आते हैं, मेन हमें भूमि पर नहीं केंद्रित होना है, मेन हमें मृदा की ओर आना है ना। भूमि के भी कई प्रकार होते हैं जिसे हम लोग करेंगे, आगे करेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं मृदा संसाधन। मृदा क्या होते हैं, ठीक है। मृदा को मिट्टी भी कहते हैं, लेकिन हालांकि मिट्टी और मृदा दोनों अलग अलग होती है। मिट्टी और मृदा दोनों अलग अलग होती है। तो पहले हम लोग क्या समझते हैं, ये तो क्लियर हो गए, भूमि क्लियर हो गए। अब समझते हैं हम लोग मृदा, कि ये मृदा होती क्या है और मिट्टी और मृदा में अंतर क्या होते हैं, तो इसे समझते हैं हम लोग। तो बच्चे पहले हम लोग समझ लेते हैं मिट्टी, और एक इसे आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होते हैं, हम लोग मकान बनाते हैं। क्या करते हैं? मकान बनाते हैं। तो ये क्या हुए? एक मकान निर्माण हुए। क्लियर है? ये मकान बनाए। अब मकान बने हैं ईंट से और सीमेंट से, कंक्रीट से, लोहे से, इससे बने हैं मकान। मकान के छत भी इसी से निर्मित हैं। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि छत है ना, ये जो मकान के छत है ना, इस पे कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक पेड़ निकल चुके हैं। एक पेड़ निकल चुके हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ निकल चुके हैं। अब मुझे ये बतलाओ, पेड़ तो मिट्टी पे निकलती है, फिर मकान पे कैसे निकलेंगे? मकान के ऊपर पेड़ कैसे जन्म ले लिया, उग कैसे गए पेड़? तो बच्चे उस मकान पे मिट्टी नहीं थी। आप समझो ये कंक्रीट से बने हुए मकान है, यहाँ पे मिट्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे? मृदा है। यहाँ पे क्या है? मृदा है। ये मृदा आपके पेड़ को जन्म दे दिए। क्लियर हो गए आपके? और मिट्टी में ऐसे गुण नहीं होते हैं कि वो किसी चीज को जन्म दे ही दे, या बिना इसकी उपस्थिति में किसी का जन्म हो जाए, ठीक ना, ये संभवतः सही होंगे। मिट्टी ना भी हो वहां पे भी किसी पेड़ पौधे के जन्म हो सकते हैं, वहां क्या होते हैं? मृदा। क्लियर? तो मिट्टी मृदा में ये अंतर है। तो मिट्टी क्या होते हैं? तो मिट्टी एक सनस्टर होते हैं, जैसे कि भूमि में मैंने बतलाया ये सारे। जबकि मृदा क्या होती? एक विशेष मिट्टी में जो ह्यूमस होती हैं, जो जीवाश्म होती है, या मिट्टी में जो जीवन की क्षमता होती है ना, वो मृदा कहलाती है ना। तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है ना, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक अंतर है। तो मिट्टी और मृदा में अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर क्या है, तो ये समझिए, ये बतलाइएगा कि मृदा मिट्टी के ही अंग हैं, हिस्से हैं, जिसमें जीवन की एक क्या होते हैं? गुण विद्यमान होती है, जो पेड़ पौधे को अपनी जीवन
उत्पन्न करने के लिए सहायक होते हैं, पेड़ पौधे को जन्म देने की क्षमता रखती है मृदा। क्लियर है बच्चे? तो मृदा और मिट्टी में ये अंतर होते हैं, दोनों नहीं अलग है, दोनों एक दूसरे के ही स्वरूप हैं, लेकिन मृदा में एक विशेष गुण होती है। क्या गुण होती है? कि वह पेड़ पौधे को जन्म दे सकती है, कहने का मतलब जीवन प्रदान करती है। हालांकि मिट्टी में के अंश ही होते हैं, इसलिए इसे हम लोग कई बुकों में भी और हम लोग भी समांतर उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर होते हैं जो कि मैंने आपको बतला दिया। तो हम लोग मृदा या मिट्टी, है ना बच्चे? तो मृदा और मिट्टी अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखिएगा? ठीक है ना, क्या लिखिएगा? मृदा में अगर लिखने हो तो क्या लिखिएगा आप? सेम ही लिखिएगा आपके, कि ये आपके पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है जिसमें क्या होते हैं, जीवन देने की क्षमता विद्यमान होती है। ठीक है ना, जीवन पनपने की क्षमता विद्यमान होती है। ये आपके मृदा होते हैं, ये आपके मृदा होते हैं, ये आपके मृदा होते हैं। ये आपके मृदा होती है। अगर मृदा का निर्माण पूछा जाए कि मृदा का निर्माण कैसे होते हैं या कौन कौन से कारक होते हैं मृदा निर्माण का, वो समझते हैं। मृदा समझ गए? मृदा आपके पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत होते हैं जिसमें जीवन देने की आपकी एक क्षमता विद्यमान होती है। ठीक है ना, इसके निर्माण कैसे होते हैं? मृदा निर्माण तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मृदा निर्माण के कारक बताएं, मृदा निर्माण के कारक बताएं। मृदा का जो निर्माण होता है इसके क्या कारक होते हैं, कैसे ये होते हैं? तो जो इसका पहला जो कारक होते हैं ना, इसकी पौत्रिक चट्टान होती है। पैट्रिक चट्टान कहने का मतलब क्या है? तो ये किस चट्टान से बने हैं? मृदा किस चट्टान से बने हैं? वो इसकी पैतृक चट्टान होते हैं। क्लियर है? तो चट्टान देखिएगा, अगर चट्टान आपके मृदा जिस चट्टान से बने वो चट्टान ही आपकी काली है तो वो मिट्टी वहां की काली ही होंगे, लाल ही होंगे। तो चट्टान महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा दूसरा कौन होते हैं? जलवायु। जलवायु ये होते हैं, इसमें आप देखिए वर्षा किसी क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है तो वहां के मिट्टी क्या हो जाएंगे? बह के चले जाएंगे, है वहां से की मिट्टी बह के चले जाएंगे। तो वहां पे वायु से भी मिट्टी का कटाव होते रहते हैं, पर्वतों का कटाव होते रहते हैं और मिट्टी निर्माण करते हैं। पर्वत से के जो चूर्ण होते हैं वो मिट्टी निर्माण कर लेते हैं। फिर इसके अलावा आपके वर्षा भी हो गए, बादल भी हो गए, वर्षा भी हो गए, बारिश भी हो गए। इसके अलावा और क्या है आपके? तो उस क्षेत्र की, ठीक ना, उस क्षेत्र की क्या है बच्चे? उस क्षेत्र की आर्द्रता कैसी है? कहने का अर्थ है कि वो क्षेत्र गर्म है या ठंडे हैं, है ना। ये भी जल रिसाव कैसी है उस क्षेत्र की, जल की अब उपस्थिति कैसी है, ये भी आपके मिट्टी निर्माण, मृदा निर्माण के लिए सहायक बिंदु होते हैं। ये भी आपके मृदा निर्माण के लिए सहायक बिंदु होते हैं, है ना। क्लियर है? तो मृदा एक दिन में नहीं बनते हैं, ये कई सालों लगते हैं एक मृदा को बनने में, है ना। मैं मृदा शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जीवन की होती है, इसलिए मिट्टी ना कह के मैं मृदा कह रहा हूँ। तो एक मृदा को बनने में, एक जो सनस्टर मृदा का जो बनता है, ठीक ना, उसे बनने में आपके हो सकते हैं कि हजारों साल लगे, हजारों साल लग सकते हैं मिट्टी या मृदा को बनने में, ठीक ना। इसमें गुण क्या है? पौष्टिक चट्टान, जलवायु इसके प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ की स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र कैसी है, ये भी मिट्टी निर्माण के लिए सहायक होते हैं। तो पहले हमने देखा कि मिट्टी निर्माण, तो एक पौष्टिक चट्टान की किस चट्टान से ये बने हैं, दूसरा जलवायु एक कारक होते हैं जो आपके मिट्टी निर्माण के में सहायक होते हैं, जो आपके मिट्टी निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक ना। तो आप हेडिंग बनाइएगा, पहले तो समझिए मृदा में लिखा देता हूँ मृदा या मिट्टी, फिर मैं आता हूँ इनके निर्माण पे। तो हेडिंग आपका रहेगा मृदा या मिट्टी। मृदा या मिट्टी लिखना है, मृदा या मिट्टी में लिखना है कि यह पृथ्वी की
यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें जीवन प्रदान करने की क्षमता होती है। जिसमें जीवन प्रदान करने की क्षमता होती है। जिसमें जीवन प्रदान करने की क्षमता होती है। अगला हेडिंग बनाने हैं। अच्छा, उसी में लिखने हैं पहले। लिखिए, एक मिट्टी या मृदा की परत निर्माण में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। हजारों लाखों साल लग जाते हैं। एक मृदा निर्माण में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। उसके नीचे बनाएगा, क्या हेडिंग बनाएंगे? मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक। अगला हेडिंग बनाएगा मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक। ठीक, पहला क्या कारक है? पौत्रिक चट्टान। ये किस चट्टान से बने हैं? इनके कौन से चट्टान से ये मिट्टी बने हैं? तो एक पौत्रिक चट्टान, पहला लिख लीजिए पौत्रिक चट्टान। दूसरा लिखिए जलवायु। तीसरा क्या हो सकते हैं? जीवांश। जीवांश। दूसरा जलवायु, तीसरा जीवांश। तीसरा क्या? जीवांश। ये भी होती है। इसके अलावा जल की उपलब्धता भी हो सकती है कि किस क्षेत्र में है, वहाँ जल की कैसी मात्रा है। ठीक है, तो जल की उपलब्धता भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। चौथा क्या हो सकते हैं? जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता कि जहाँ मिट्टी, वहाँ की जल की व्यवस्था, जल की उपलब्धता कैसी है, वो क्षेत्र आर्द्र है या शुष्क क्षेत्र है। तो ये भी मैटर करते हैं मिट्टी निर्माण में या मृदा निर्माण में। क्लियर हो गया? तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारक समझ गए। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, इसलिए आप इत्यादि लिख लीजिए। इसलिए आप कर लीजिए इत्यादि लिख लीजिए, है ना। चलिए, हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि भारत में इस मृदा को देखते हुए, अब देखो भारत जो है ना बच्चे, भारत जो देश है ये विविध देश है ना। भारत जो देश है ये क्या है? विविध देश है। विविध देश कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत सारी विविधता है। यहाँ पे क्या है? बहुत सारी विविधता है। ठीक है ना। भारत जैसे देशों में बहुत सारी विविधता है, भिन्नता बहुत ज्यादा है ना। तो इस भिन्नता को देखते हुए, इस भिन्नता को अगर देखें तो कहीं आपको देखने को मिलेगी लाल मिट्टी, कहीं काली, कहीं की मिट्टी चिपचिपी, तो कहीं रेतीली मिट्टी, रेतीली कहने के मरुस्थलीय मिट्टी, तो कहीं आपको मिलेंगे चिकनी, दोमट, ऐसे मिट्टी मिलेंगे, है ना। क्लियर है? तो यहाँ पे भारत इतने बड़े जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है जी? तो मिट्टी में भी भिन्नता है, बहुत तरह तरह के मिट्टी होते हैं। तो हमारे जो विभाग हैं, ठीक ना, हमारे जो विभाग है, जो कृषि विभाग है ना, हमारे जो कृषि विभाग है और ये भूमि संरक्षण के जो विभाग है, उनके अनुसार, है ना, उनके अनुसार कहने का मतलब है हमारे कृषि विभाग और भूमि संरक्षण विभाग के अनुसार अगर बात करें तो हमारे भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टी है या 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार के? टोटल 8 प्रकार की मृदा या 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना। ठीक ना। तो उसे हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो समझते हैं, तो एक रिपोर्ट से हम लोग को, एक रिपोर्ट के अनुसार या हमारी जो संस्था है उसके अनुसार, भारतीय कौन सी संस्था है? आयकार, ICAR,
आईका क्या है आपके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च है ना। ये जो संस्था है भारतीय, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है आईकार जिसे कहते हैं, ठीक ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये जो संस्था है इसके अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी है। इसके अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा या मिट्टी है। इसके अनुसार ये बात हो रही है, तो ये बात हो रही है आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। इसके अनुसार आप भारत में कितने प्रकार की 8 प्रकार की मिट्टी है। क्लियर है। तो आप एक हेडिंग बनाइएगा, ठीक है। हेडिंग क्या बनाइएगा, हेडिंग बनाइएगा आप मिट्टी के प्रकार। हेडिंग बनाइएगा आप मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार। हेडिंग क्या होंगे आपके, मिट्टी के प्रकार। नीचे से लिखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोष्ट में आप आईकार लिख सकते हैं, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोष्ट में आईकार, ICAR के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कि निम्नलिखित हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। जो कि निम्नलिखित हैं। पहला कौन है, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा है। उसके बाद काली या पीली मिट्टी या काली या पीली मिट्टी या मृदा। तीसरा वर्गीकरण किसमें किए हैं इन्होंने, तो तीसरा वर्गीकरण किए हैं लाल मिट्टी या लाल मृदा। तीसरा क्या है आपकी, लाल मृदा। चौथा आपके क्या है, तो लेट राइट मृदा, लेट राइट मृदा। और 5वां वर्गीकरण किसमें किए हैं आपके, ठीक, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। छठा आपके पर्वतीय मृदा, ठीक है, दिख रहे हैं सभी को। चलिए, और 4 तक ही दिख रहे हैं, 5 6 इधर लिख रहा हूँ, फिर 4 तक दिख रहे हैं तो आगे मैं इधर लिख रहा हूँ। 4 के बाद जो श्रेणी है उसे मैं इधर लिख देता हूँ, 4 के बाद जो वर्गीकरण किए गए उसे मैं ऊपर लिख देता हूँ। 5वां क्या है आपके, मरुस्थलीय मृदा। क्लियर है। छठा आपके क्या होंगे, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। 7वां आपके क्या होंगे, तो 7वां आपके होंगे क्षारीय या लवणीय मृदा व लवणीय मृदा।
और 8वां आपके होंगे अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा। तो ये 8 प्रकार से वर्गीकरण किए गए हैं। तो ये 8 वर्गीकरण किए गए हैं, ये 8 प्रकार से वर्गीकरण किए गए हैं। अच्छा, इस किसके आधार पे? तो गुणवत्ता, बनावट, इन सब के आधार पे इन्हें 8 किए गए। इसमें से ये जो शुरू का जो 4 है, जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट, ये जो 4 है ना, यही पूरा भारत में लगभग 84% है। पूरे भारत में 84% जो मृदा है वो यही 4 कैटेगरी है, जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट। यही मृदा आपके 84% है, 84%। और जो 16% बच गए ना, वो आपके बाकी 4 हैं, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय। ये मिला के आपके टोटल कितने हैं? तो ये आपके 16% है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र आपके तो यही 4 है, इसलिए आपके क्वेश्चन भी ज्यादातर एग्जाम में इन्हीं 4 पे आते हैं, जलोढ़, काली या पीली, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, इन्हीं पे आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और यही आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 जो बाकी है वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भारत में 84% में यही 4 मृदा है और बाकी जो 16% है वो में ये 4 मृदा है। क्लियर हो गए? इतनी मृदा की आपकी कैटेगरी है भारत में। मृदा कंप्लीट हो गया आपके कि कैसे वर्गीकरण हुए। अब एक एक करके समझते हैं। जलोढ़ मृदा क्या होती है और किस क्षेत्र में है, काली मृदा किस क्षेत्र में है, लाल मृदा किस क्षेत्र में है, लेटराइट मृदा किस क्षेत्र में, और मरुस्थलीय मृदा किस क्षेत्र में है, पर्वतीय मृदा, क्षारीय, लवणीय, है ना, ये सब किस किस क्षेत्र में होते हैं, इसे समझते हैं, है ना। ये 4 पे विशेष हमें ध्यान रहेंगे, जलोढ़, काली या पीली, लाल मृदा और लेटराइट मृदा। इससे ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे, इस पे ज्यादा डिटेल करेंगे। बाकी जो 4 है उस पर उतनी ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, फिलहाल वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए उस पर उतनी ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना। तो पहला जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वो क्या है, वो क्या है कि जलोढ़ मृदा, है ना। पहला आपका है जलोढ़ मृदा। क्लियर हो गए ये? क्लियर हो गए ये? 8 लिख लिए हैं। तो अगला हेडिंग होगा जलोढ़ मृदा। हेडिंग क्या होंगी? जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। क्या? जलोढ़ मृदा या मिट्टी, ये समझिए। ये जलोढ़ मिट्टी या जो मृदा है ये कैसे बनते हैं ये समझते हैं। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, ये नदी तालाबों के द्वारा बहाकर लेके आए जाते हैं। ये किसके द्वारा? नदियों द्वारा, सागरों द्वारा, ये मिट्टी को सागरों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होते हैं? नदियों व सागर के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। कहने का मतलब ये अवसाद के रूप में ये मिट्टी होती है। ये किस रूप में मिट्टी होते हैं? अवसाद। इसलिए इसे अवसादी मिट्टी भी कहते हैं। इसलिए इस मिट्टी को हम लोग अवसादी मिट्टी भी कहते हैं। और ये जब नदी तालाबों के द्वारा बहाकर लेके आए जाते हैं ना, तो क्या होती है इस मिट्टी में सभी प्रकार के, ठीक ना, उर्वरक होती है। सभी प्रकार के उर्वरक होती है, तो ये ज्यादा उपजाऊ भी होती है मिट्टी। लेकिन एक उर्वरक की इसमें कमी होती है, ठीक ना, वो उर्वरक होते हैं नाइट्रोजन। इसकी आपकी क्या होते हैं? कमी होती है। जबकि आपकी फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब इस वाले में होती है। क्लियर है? ये सब इस मिट्टी में अच्छी तरह से होती है, जबकि बाकी में क्या हो, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। तो ये उपजाऊ के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। और भारत के लगभग में 44% क्षेत्रफल में, भारत के लगभग में 44% क्षेत्रफल में इस मिट्टी का विस्तार है, ठीक है ना। अगर हमें
करोड़ हेक्टेयर में देखने हो तो हेक्टेयर में 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो मिट्टी होती है वो मिट्टी कैसी है? भारत की जलोढ़ मिट्टी है। तो भारत में सबसे अधिक विस्तृत मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ये मिट्टी कैसे बनती है? नदियों तालाबों द्वारा बहाकर लाए जाती है। तो ये अवसाद के रूप में लाए जाते हैं, इसलिए इसे अवसादी मिट्टी कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की उर्वरक होती है, इसलिए ये अधिक उपजाऊ भी मिट्टी होती है। ये क्या होते हैं? अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें सभी प्रकार के फसलें आसानी से लग सकते हैं। लेकिन इसमें कमी किस चीज की होती है? नाइट्रोजन की कमी होते हैं, है ना? नाइट्रोजन की कमी होते हैं। तो भारत में अधिकतम बहुत सारे नदियां हैं, तो उनके द्वारा ये मिट्टी लाई जाती है। भारत के जो सागरीय सीमा है वो भी है आपके, तो सागरीय सीमा के द्वारा भी जो सागर के द्वारा जो मिट्टी लाए जाते हैं वो भी आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है भारत में, ठीक है ना? तो हेडिंग क्या होनी चाहिए आपके? जलोढ़ मृदा। हेडिंग क्या होनी चाहिए आपकी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उसमें लिखना होगा, ठीक ना? उसमें पॉइंट वाइज में लिखना है, पॉइंट के रूप में लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है कि कुल भारत के क्षेत्रफल का 44% भूभाग में 44% भूभाग में फैली है। 44% भूभाग में फैली है। अगर हेक्टेयर में पूछा जाए तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली है। ये सारे आंकड़े लगभग है ना? ये सारे आंकड़े क्या है? लगभग हैं। दूसरे लिखना है, यह मिट्टी नदियों व सागरों के द्वारा लाई जाती है। यह मिट्टी नदियों व सागरों के द्वारा लाई जाती है। ठीक। तीसरा लिखना है, इस मिट्टी को अवसादी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को अवसादी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को अवसादी मिट्टी भी कहते हैं। चौथा पॉइंट में लिखना, चौथा पॉइंट में लिखना है, यह अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अब इसमें देखना है कि किस किस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, अर्थात होती किस किस क्षेत्र में है ये मिट्टी, उसे समझते हैं। तो भारत में जहाँ जहाँ नदी है उस सभी क्षेत्र में होते हैं। कहने का मतलब है बच्चे, नदी घाटी में ये मिट्टी मिलेगी। तो अगर हम लोग बात करें तो यूपी ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहाँ कहाँ है देखो, ये उत्तर प्रदेश, बिहार है ना, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपके तटीय जो राज्य हैं, कहने का मतलब है जो आपके सागर सीमा से सटे हुए राज्य हैं, वहां पे भी मिलेंगे ये, ठीक है ना। एमपी में भी मिलेंगे आपके, एमपी में भी मिलेंगे, है। अरुणाचल प्रदेश में भी ये इस मिट्टी का विस्तार आपको मिलेंगे। तो ये मिट्टी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेंगे आपकी ये मिट्टी आपके, इस मिट्टी का कुछ क्षेत्र आपके अब दक्षिण की ओर चले तो वहां पे भी मिलेंगे। कृष्णा
नदी के क्षेत्र में, गोदावरी नदी के क्षेत्र में, कहने का मतलब ओडिशा के क्षेत्र में भी मिलेंगे कई, कर्नाटक के क्षेत्र में भी कई जगह मिलेंगे ये मिट्टी, झारखंड के भी कई क्षेत्रों में आपके जलोढ़ मिट्टी मिलेंगे, झारखंड में भी आपके जलोढ़ मिट्टी मिलेंगे, है ना। झारखंड में भी आपके जलोढ़ मिट्टी मिलेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी के कई क्षेत्र हैं, है ना। पंजाब हरियाणा भी इसके लिए है, झारखंड, पंजाब हरियाणा, बिल्कुल पंजाब हरियाणा में भी आपको मिलेंगे, पंजाब हरियाणा असम, ये सब क्षेत्र में भी आपके इस मिट्टी का विस्तार मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो ये सारे क्षेत्र है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलेंगे। केरल के भी कई तट है, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलेंगे, तमिलनाडु के भी आसपास में आपके जलोढ़ मिट्टी मिलेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार लगभग में भारत के सभी भागों में देखने को मिलते हैं, है ना, सभी भागों में देखने को मिलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के अगला हेडिंग देना है इनका विस्तार, ठीक है, नीचे से लिखना है इसका विस्तार या इनका विस्तार भारत के विभिन्न राज्यों में है, इसका विस्तार भारत के विभिन्न राज्यों में है, विभिन्न राज्यों में है, और ये सारे उसमें लिख लेना है, विभिन्न राज्यों में है, उसके आगे ये सारे लिख लेना है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी, झारखंड, पंजाब, हरियाणा इत्यादि। ठीक होगी। इससे इसमें फसल की बात कीजिए, कौन कौन से फसल होंगे इस मिट्टी में, तो इसमें आपके गेहूं, धान, मक्का, दाल में अरहर हो सकते हैं आपके, इसके अलावा मसूरी, ठीक ना, गन्ना, ये सारे ही फसल इत्यादि फसल इसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। एक और है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना, जलोढ़ मिट्टी से एक और शब्द बांगर और खादर, बांगर और खादर, खादर। तो आपकी जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग बांगर कहते हैं, और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, है ना। तो नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है ना। नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो ये भी पूछे जाते हैं। फसल में आप देखिए गेहूं, धान, मक्का इत्यादि आपके फसल, यहाँ पे गन्ना भी आपके यहाँ पे होंगे अच्छे खासे, ठीक ना, गन्ना etc बहुत सारे फसल होते हैं इस क्षेत्र में। बांगर और खादर क्या है, नई पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे, ठीक ना। तो 2 पॉइंट और है, उसे लिख लेना है नोट में, NOT नोट। हाँ, उससे पहले ये लिख लेना है प्रमुख फसल, उससे पहले ये लिखना प्रमुख फसल, उसमें लिखना है गेहूं, धान, मक्का, अरहर, मक्का, गन्ना etc ये प्रमुख फसल है। क्या है, प्रमुख फसल है, गेहूं, धान। तो नोट में लिखने, नोट में क्या लिखेंगे, नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट कि नई जलोढ़ मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी को बागर तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं,
नई जलोढ़ मिट्टी को बागर तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर कहते हैं, मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो ये जो मिट्टी है बाढ़ के द्वारा निर्मित होते हैं। बाढ़ जो आते हैं उन सभी के द्वारा भी लाए जाते हैं, तो नदी के प्रभाव से लाए जाते हैं। तो बाढ़ जब आते हैं तो उसमें जो मिट्टी आती है वो मुख्यतः आपके जलोढ़